बच्चों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। यह पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। इसका आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या चीज है, किस चीज को पार्टनरशिप कहते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो जरा देखिए डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। क्या है, जरा शब्द दर शब्द अच्छी तरह समझना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी साझेदारी संबंध है उन लोगों के मध्य हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो किसी व्यवसाय का लाभ बांटने को सहमत हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो उन सबके द्वारा चलाया जा रहा है या उन सब में से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। यह है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। समझ गए। 11th में जो आपने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ा था वो सोल ट्रेडर था, जहां पर एक व्यक्ति अपनी कंपनी स्टार्ट करता है। यहां पर हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये नीचे का पॉइंट देखो क्या लिखा है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर्स कहेंगे। एंड पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म, और उन सबको कलेक्टिवली हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फीचर्स की तरफ। तो बच्चों, जो फीचर्स होते हैं वो डेफिनेशन से ही निकलते हैं। ध्यान से सुनना और समझना। पहला फीचर है टू और मोर पर्संस। अभी आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, पहली लाइन देखो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, तो पर्संस आ रहा है ना, तो एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो पहला फीचर है टू और मोर पर्संस। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अब ये अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, यानी मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया हुआ है। लेकिन सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50, यानी जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 464 में बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अच्छा, अगला फीचर देखो। अगला फीचर है एग्रीमेंट। क्या बोल रहा था, डेफिनेशन दोबारा देखना। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब सहमत होना। सहमत किस चीज पर होंगे, किसी एग्रीमेंट पर ही सहमत होंगे। तो दूसरा जो अपना फीचर है वो है एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स में आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। डिटेल नहीं लिखा रहे हैं इनकी, हेडिंग से आप समझ जाओगे। नंबर 3 है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी बिजनेस का होना जरूरी है और बिजनेस का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना जरूरी है। जैसा मान लो कि आपका भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, और एक कोई जमीन हम दोनों ने मिलकर खरीद ली है, ठीक है, और उसको बेच के अपना प्रॉफिट कमा लिया, और फिर हम लोग अलग अलग काम करने लगे, यानी फर्म हमारी अलग अलग है, सिर्फ हम एक जमीन को खरीदने के लिए मिल गए, तो इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, इसको ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। ओके। पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है कि बिजनेस हो और उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो। अगर हम लोगों ने मिलकर कोई चैरिटेबल संस्था शुरू कर दी तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है। ठीक। नंबर 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोल रहा था डेफिनेशन में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, तो लाभ को बांटना, यही अगला फीचर है इसका, कि जो एग्रीमेंट है उसका एम लाभ को बांटना होना चाहिए। नंबर 5 रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में बीच में संबंध होते हैं वो प्रिंसिपल यानी मालिक और एजेंट का संबंध होता है। कैसे, अच्छी तरह समझो। जैसे मानो कि कोई पार्टनर है, अपन 5 पार्टनर हैं और हम में से एक पार्टनर कहीं बाहर गया और वो कोई डील करे आया कि भाई हम इतने यूनिट माल आपको दे देंगे इस रेट पर। अब वो आकर अगर हमें बताएगा तो हमें वो एग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक पार्टनर ने अपने एक्ट से हम लोगों को बाउंड कर दिया कि वो एग्रीमेंट करे आया, पूरा हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में वो पार्टनर एजेंट हो गया, हम लोग मालिक हो गए।
अब मान लो हम जाके कहीं पर एग्रीमेंट कर जाते हैं तो उसको पूरा करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि हम एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो मालिक की तरह एक्ट करेगा। इसलिए साझेदारों में आपस में जो रिलेशन होता है वो मालिक का और एजेंट का होता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि जो बिजनेस होगा वो कोई एक बंदा भी चला सकता है, सब भी चला सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि जितने पार्टनर हैं सभी लोग बिजनेस को चलाने में हिस्सेदारी ले रहे हों। ठीक, ये आप लोगों के फीचर्स हो गए पार्टनरशिप के। अब आगे बढ़ते हैं और पार्टनरशिप डीड की तरफ चलते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। देखो, अभी जो एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे थे वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर हम उसको रिटन में लिख लेते हैं तो जिस डॉक्यूमेंट पर हम उसको लिख रहे हैं उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या लिखा है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। समझ गए? अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है? तो सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस डाल दिया, फर्म का नाम और एड्रेस डाल दिया, उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो ऑफिस कहाँ पर है, फैक्ट्री कहाँ पर है, उसका एड्रेस दे दिया अपन ने, बिजनेस का नेचर क्या है, पार्टनरशिप किस तारीख से स्टार्ट हो रही है, बैंक अकाउंट किस तरह से ऑपरेट होंगे, उसके रिलेटेड रूल क्या है, कैपिटल कौन पार्टनर कितनी लगाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग। अब जरा ये इंटरेस्ट कैपिटल पर सोचो जरा कि कैपिटल क्या चीज होती है? जो रुपया कंपनी में मालिक कंट्रीब्यूट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। अब उस कैपिटल पर पार्टनर को कितने परसेंट की ब्याज मिलेगी वो हम डीड में बताएंगे। ड्रॉइंग अगर पार्टनर करेगा तो उस पर कितने परसेंट की ब्याज फर्म उससे चार्ज करेगी वो हम डीड में बताएंगे। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा। अभी समझना, अभी आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं होता कि सभी पार्टनर कंपनी के ऑपरेशन में हिस्सा लें। मान लो 5 पार्टनर हैं, उनमें 2 हिस्सा नहीं ले रहे, 3 लोग कंपनी चला रहे हैं, तो अब प्रॉफिट तो सभी लोग बांट रहे हैं, तो जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, तो हम लोग उन लोगों को सैलरी और कमीशन दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, और भी इंफॉर्मेशन डीड में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड में ये आइटम लिखे जाते हैं। अब पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो अब सुनो जरा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। पार्टनरशिप डीड एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, यानी पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि डीड को तुम्हें रिटन में रखना ही रखना है या उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन, लेकिन इसका लिखित में होना अच्छा है। और क्यों अच्छा है? अभी ध्यान रखना, एग्रीमेंट जब रिटन में होता है तभी उसको डीड कहते हैं। क्यों अच्छा है? पहला, it helps in settling any dispute or doubt with regard to the term of partnership। मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उनको कोई डाउट उठ जाता है कि भाई पहले तो हमने ये तय किया था, आप ये कह रहे हो, तो इसका निपटारा हम लोग डीड से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट संबंधित नियम है, प्रोविजन है, वो डीड में लिखे हुए होंगे। इट सर्व एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, पार्टनरशिप डीड को हम लोग अदालत में एविडेंस के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट है, इट रेगुलेट्स द ड्यूटी एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर, ये हर पार्टनर की ड्यूटी यानी किस पार्टनर का कर्तव्य है और क्या क्या उसके पास शक्तियां हैं ये बताता है। समझ में आ गई बात? तो ये इंपॉर्टेंस हो गई पार्टनरशिप डीड की। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड का लिखित होना जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट भी अगर आपने नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर के जो म्यूचुअल रिलेशन है वो किस तरीके से गवर्न होंगे, तो जरा देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक पार्टनरशिप डीड दी हुई है, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, डीड नहीं बनाई, तो वो वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब कौन से वो प्रोविजन? मेन ये 5 पॉइंट हैं, इनको ध्यान दो। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, यानी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है
तो उसको 6% पर एनम का ब्याज देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज की जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रखना है और रेशियो इक्वली है और कोई भी आइटम अलाउड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। ये तो आपको थ्योरी बता दी हमने कि पार्टनरशिप से रिलेटेड मेन थ्योरी क्या है। अब पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, अब चलो उनको समझते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, पीछे तो थ्योरी हो गई आप लोगों की कि पार्टनरशिप का बेसिक क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन किस प्रकार से रिकॉर्ड किए जाते हैं। The only difference between accounting of a sole trader and partnership firm is that, यानी सोल ट्रेडर जो आपने 11th में पढ़ा था उन अकाउंट्स में और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में मात्र एक अंतर है। द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, कि जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। सोल ट्रेडर में क्या होता है कि अपने जो प्रॉफिट होता है, अब एक ही बंदा है तो अपन लोग सीधे से कैपिटल जोड़ देते हैं। यहां पर प्रॉफिट को सीधे कैपिटल में नहीं जोड़ेंगे, पहले पार्टनर्स में बांटेंगे। यूजली फॉर दिस पर्पज द प्रॉफिट्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ए न्यूली ओपनड अकाउंट, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस काम को करने के लिए, किस काम करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को एक नया अकाउंट खोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स विल बी पास्ड ओनली दैट अकाउंट। अभी तो मैंने पार्टनरशिप डीड बताई थी कि उसमें हम लोग ये बताते हैं कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी चार्ज करेंगे। तो डीड के जितने आइटम हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में बात। इसका जो स्पेसिमेन है वो आपको टॉपिक फर्स्ट का जो वीडियो है उसमें समझाएंगे, अभी सिर्फ थ्योरी समझा रहे हैं इसकी। चलो अब जरा आगे देखो, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके क्या क्या फीचर हैं। पहला है इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद में बनाया जाता है, यानी बैलेंस शीट बाद में बनेगी, पहले ये बनेगा। हैंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। तो ये P&L अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय ए पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म द्वारा बनाया जाता है क्योंकि प्रॉफिट यही बांटेंगे। जब यही प्रॉफिट बांटेंगे तो यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, तो वही खर्चे आने DR, ILFCR। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये क्या दिखाता है कि जो नेट प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जा रहा है। समझ में आ गया। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की थ्योरी आपको बता दी कि जो नया अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी थ्योरी क्या है। अब जरा इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाए जाते हैं, अब जरा उनकी थ्योरी देख लो क्या है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर के लिए एक अलग कैपिटल अकाउंट होता है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स मे बी मेंटेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है, चलो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस देखो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज। तो उनके कैपिटल के जो बैलेंस होते हैं वो बदलते नहीं है, एक्सेप्ट छोड़कर व्हेन न्यू कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंटली विथड्रॉन। यानी अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड तुम अडॉप्ट कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस घटेगा बढ़ेगा नहीं। सिर्फ दो ही तरीके हैं घटने बढ़ने के, या तो पार्टनर नई कैपिटल लेके आए या पुरानी कैपिटल परमानेंटली विथड्रॉ कर ले। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, नाम से क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग मतलब घटता बढ़ता रहता है। When the capitals are fluctuating, the balances in capital account go on changing from time to time। तो इसमें जो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। सेकंड डिफरेंस देखो, when the capital are fixed, each partner has two accounts, namely capital account and a current account। यानी जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल और करंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में when the capital are fluctuating, each partner has only one account, namely capital account। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, हर पार्टनर के एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तीसरा देखो, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एटसेट्रा, ये कौन से आइटम है बच्चों, ये वही आइटम है जो पार्टनरशिप डीड में हम लोग बताते हैं कि किस पार्टनर को क्या मिलेगा। आर नॉट मेड इन कैपिटल अकाउंट। तो इन आइटम को कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते।
बट आर एंटर्ड इन द करेंट अकाउंट। इन्हीं आइटम के लिए हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं फिक्स वाले मेथड में। और फ्लक्चुएटिंग में, इन दिस केस ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अगर होगा तो जितने भी आइटम है पार्टनर से रिलेटेड वो सब कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो ये आपकी थ्योरी हो गई है। अब आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, अब उन टॉपिक को जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक प्लानिंग हो जाएगी कि हमें चैप्टर किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, इस चैप्टर में 5 टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट द क्लोज अकाउंट और गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये 5 टॉपिक हमें इस चैप्टर में क्लियर करने हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलोगे। अभी इसी वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की थ्योरी समझा दे रहा हूं। P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की थ्योरी तो टॉपिक फर्स्ट के वीडियो में ही क्लियर करा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो थ्योरी है वो हम लोग इसी वीडियो में समझ लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो अपने सारे, या accountsmagic.com पर जाके इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF में फ्री में डले हुए हैं, आराम से जाओ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब जरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की थ्योरी को। ये टॉपिक 2 है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड दिए हुए हैं इसमें। मेथड 1 और मेथड 2 रिलेटेड है लमसम ड्रॉइंग से, यानी जब क्वेश्चन में पार्टनर की ड्रॉइंग लमसम टाइप में दे रखी हो कि पार्टनर ने 50,000 रुपए निकाले, 80,000 रुपए निकाले, 1 लाख रुपए निकाले, ऐसे एक मुश्त रकम दे रखी हो, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मेथड 1 और 2 का यूज करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर की ड्रॉइंग इंस्टॉलमेंट में दी हुई हो, वो बोले कि पार्टनर ने हर महीने 500 रुपए निकाले, हर महीने 1000 रुपए निकाले, ऐसे इंस्टॉलमेंट में दी हुई हो, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए मेथड 3 और 4 को यूज करते हैं। मेथड 1 देखो जरा क्या है और अच्छी तरह समझो। इफ रेट ऑफ आईओडी इज गिवन ऑन पर एनम बेसिस, यानी जो रेट लिखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो पर एनम बेसिस पर दी हुई हो, 8% पर एनम, 9% पर एनम, इस टाइप से क्वेश्चन में लिखा हो, एंड डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, लेकिन पार्टनर ने किस तारीख को ड्राइंग की है ये डेट ना दी हो, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। तो ड्राइंग के ऊपर जो ब्याज निकाली जाएगी वो 6 महीने के लिए निकाली जाएगी। एंड इफ डेट इज गिवन, और अगर ड्राइंग की डेट दे दी हो, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर कैलकुलेटेड पीरियड। तो हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे कब से लेके कब तक का, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस तारीख को उसने ड्राइंग की है उस तारीख से लेके जब तक हमारी अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रही है तब तक के महीने काउंट करेंगे, और जितने महीने होंगे उतने महीने का ब्याज निकालेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल हैं, उनसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ए देखो जरा क्या है। राम विड्रू 1 लाख फॉर हिज पर्सनल यूज, रेट ऑफ आईओडी इज 12% पर एनम। राम ने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, और जो आईओडी की रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है, 12% पर एनम है। एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। अब इस पॉइंट पे ध्यान दो, आईओडी की रेट के साथ पर एनम शब्द लिखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि राम ने किस तारीख को ड्राइंग की है। तो हम जो 1 लाख पर 12% निकालेंगे वो कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। यहां पे देखो कैलकुलेशन, 1 लाख का 12% 6 महीने के लिए, तो 6,000 रुपए आ जाएगा। अब डेट दी हो तो क्या होगा, देखो जरा। राम विड्रू 1 लाख फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1 दिसंबर 2016। अब बता रहा है कि 1 दिसंबर 16 को राम ने 1 लाख रुपए निकाले, आईओडी की रेट 12% पर एनम है, बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। अब यहाँ रेट के साथ पर एनम शब्द लिखा हुआ है और ड्राइंग की डेट दी हुई है, तो हम महीने काउंट करेंगे कि जिस तारीख को इसने ड्राइंग की है उस तारीख से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं। तो देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। तो हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 4 महीने का चार्ज करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 1 लाख इंटू 12% है तो 12/100, और 4 महीने के लिए चाहिए 4/12, तो ये 4,000 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर डेट दी हो तो कैसे निकालेंगे, डेट ना दी हो तो कैसे निकालेंगे, कब, जब पर एनम शब्द लिखा हुआ हो रेट के साथ। अब मेथड 2 को देखो। इफ रेट ऑफ आईओडी नॉट गिवन ऑन पर एनम बेसिस, यानी रेट के साथ पर एनम शब्द ना लिखा हो, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर वेदर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन और नॉट। तो हम लोग ब्याज निकालेंगे ना पूरे साल का निकालेंगे, चाहे डेट दी हो क्वेश्चन में या ना दी हो। कब, जब रेट के साथ पर एनम शब्द ना लिखा हो। पहला एग्जाम्पल, वही दोनों एग्जाम्पल हैं, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंस है। राम ने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के निकाले और आईओडी की रेट है 12%, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। तो अब यहां देखो 12% के साथ पर एनम शब्द नहीं लिखा, तो हमें महीने से कोई लेना देना ही नहीं है, पूरा ब्याज अपन लोग चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 12% निकाल दिया 12,000। अब डेट दी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राम ने 1 लाख रुपए निकाले हैं 31 दिसंबर 16 को, रेट ऑफ आईओडी है 12% की, बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को। तो अब यहां पर रेट का पर एनम लिखा ही नहीं है, तो महीने से कोई मतलब ही नहीं है। इस स्थिति में भी 1 लाख का 12% निकलेगा, तो 12,000 आ जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अपन लोग मेथड 3 और 4 पे चलते हैं। बताया मैंने अभी आपको, मेथड 3 और 4 कब यूज होंगे, जब पार्टनर की ड्राइंग इंस्टॉलमेंट में दी होगी।
तो उस समय उस पर ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए मेथड 3 और 4 को यूज करते हैं। देखो मेथड 3 क्या है, ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। इफ द ड्रॉइंग आर बीइंग डन बाय द पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट, यानी पार्टनर ने ड्रॉइंग इंस्टॉलमेंट में की है, एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एंड टाइम गैप बिटवीन देम आर ऑल्सो नॉट इक्वल, और जो ड्रॉइंग की अमाउंट है और उनके बीच का जो टाइम गैप है वो इक्वल नहीं है, यानी किसी महीने वो 1,000 रुपए निकाल ले रहा है, किसी महीने वो 1,500 रुपए निकाल रहा है, कभी 800 रुपए निकाल रहा है, ऐसे अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है, कभी 1 महीने बाद निकाल रहा है, कभी 2 महीने बाद, कभी 15 दिन बाद निकाल रहा है, तो उनके बीच का टाइम गैप भी अनइक्वल है। इस स्थिति में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड रहेंगे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। मेथड 3 के अंदर 2 मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इन 2 मेथड से हम लोग ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। अब ये 2 मेथड क्या हैं, वो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक क्लियर करेंगे तब समझेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी समझ लो इसकी। मेथड 4, इफ द ड्राइंग आर बीइंग डन बाय द पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट, यानी पार्टनर ड्राइंग इंस्टॉलमेंट में ही कर रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप बिटवीन देम आर इक्वल, और जो ड्राइंग की अमाउंट है और उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एवरेज पीरियड के लिए की जाती है। जैसे हर महीने 1,000 रुपए निकाल रहा है, मैं बोल रहा हूँ हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपए निकाल रहा है, तो अब देखो ड्राइंग की अमाउंट इक्वल होगी 1,000 रुपए, उनके बीच का टाइम गैप भी इक्वल हो गया, एक एक महीने बाद निकाल रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे और जितना एवरेज पीरियड आएगा उतने महीने का ब्याज अपन लोग चार्ज करेंगे। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला देख लो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ये दोनों मेथड जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक क्लियर कराएंगे तो और अच्छी तरह समझाएंगे, अभी बस आप नोट कर लो इनको। तो इस वीडियो की पूरी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो वीडियो है वो टॉपिक फर्स्ट के लिए है, जिसमें हम लोग डीक्यूएल से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इसको अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद अगले वीडियो पर चलना। तो चलो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।